बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का मौसम है और उस इलेक्शन से पहले ही जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी दौड़ भी इस वक्त शुरू हो चुकी है, मगर यहाँ पर किसी को लेवल प्लेइंग नहीं मिल रहा और मगर किसी का शिकवा यह कि हमें फील्ड ही नहीं दी जा रही। चंद हफ्तों की मुसाफत पर इस वक्त इलेक्शन हमारे खड़े हैं, उसके बावजूद शक के बादल अब तक क्यों मंडला रहे हैं, यह सवाल बड़ा अहम है जिसके ऊपर तफसील से आमिर साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ इंतखाब कौन लड़ेगा, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कौन उतरेगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो टिकटों की तकसीम के ऊपर सख्त परेशानी में मुब्तला है। इस परेशानी की वजह क्या है, कौन से बड़े लोग आमने सामने आ गए हैं, ये भी आमिर साहब के तजिए में हम लेंगे जानेंगे। मगर दूसरी तरफ नून लीग का एक और भी मसला है कि सीट एडजस्टमेंट भी करनी है, मगर ये सिर्फ नून लीग का नहीं, बहुत सारी और दीगर सियासी जमातें हैं छोटी बड़ी जिनका मसला है सीट एडजस्टमेंट का। नून लीग लाहौर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के किन दो रहनुमाओं को एडजस्ट कर रही है, यह भी आज की ताजा खबर आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अहम केसेस की समाअत हुई है, जिसमें एक तो बहुत अहम मामला वो नाअहली का था कि वो तायात रहेगी या 5 साल तक हो सकती है। 4 जनवरी को मुतवक्के फैसला क्या हो सकता है, कानूनी राय इसके अंदर भी हम शामिल करेंगे। आमिर साहब, जैसे मैंने इलेक्शन के हवाले से बात की, तबसरे रोजाना होते हैं, हर शो में होते हैं, हमारे शो में भी होते हैं, हम आगे बढ़ के करेंगे भी, तबसरे होंगे, मगर खबर आप दबाकर बैठे में वो खबर शेयर करें। खबर जो है आपको देते हैं, मगर एक पैसे लाइटर वेन में आपको पहले खबर देते हैं। मेरे सामने ये खबर पड़ी हुई है, ये इसकी सुर्खी मैं पढ़ देता हूँ। ये पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन के कागजात मुस्तरद हो गए, ख्वाजा सिरा नायाब अली के मंजूर। ख्वाजा सिरा नायाब जो है, तो मैं पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहता हूँ और अब मैं आपको पता है इंसानी हकूक़ का बहुत बड़ा अपने आप को जो है ना अलमबरदार समझता हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है कि जो है ना उनके हकूक़ जो हैं ना सिर्फ कि अभी उनको हकूक़ उनके मिल रहे हैं, मगर इस हद तक वो आगे चले गए हैं कि पीटीआई उनके बराबर नहीं ले पा रही। मैं थोड़ा कंपैरिजन ये सुर्खी मुझे भी सुर्खी कि दोस्त किसी ने सुर्खी शरारत की हुई है कि लगा के कोई उसमें खुदा न खास्ता मैं की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाह रहा। बड़ी अच्छी बात है कि वो इलेक्शंस के अंदर शमूलियत उनकी कर रही है, मगर इस वक्त हालात यही हैं कि ये कैसी करती है हालात की। और हालात ये हैं कि पार्टी के एक पार्टी है सिर्फ जो कि इलेक्शन के अंदर नजर आ रही है और वो भी इंटरनल मीटिंग में पब्लिक के अंदर नहीं आ रही, उसका नाम है नून लीग। और पीटीआई की सूरत हाल ये है कि उनके शोएब शाहीन साहब के वकील हैं, उनके तर्जमान रहे हुए हैं, 3 हलकों से उन्होंने उनके कागजात उनके नहीं हुए हैं। इसी यही हाल उनकी बाकी लीडर का है, उनको बेचारों को यही नहीं पता कि उनकी अंडर 19 ने लड़ना है या मेन टीम ने लड़ना है। मैं गौर खान का देख रहा था बयान, उन्होंने कहा जी लड़ना जरूर है, चाहे अंडर 19 ही लड़े हमारे। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो वो उनको तो यही नहीं पता चल रहा किसने लड़ना है नहीं लड़ना। ये 90% तक जो उनके रिजेक्ट हो गए हैं, तो वो 70 पे आएगी 60 पे आएगी, क्या है उनकी तो जान के लाले पड़े हुए हैं। अब नून लीग है उनके यहाँ तो ये तासुर है और ये मफरूजा है कि वो तो बस उनकी टिकट मिलनी है और जीत जाना है, तो उस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक तो उनकी टिकटों की लड़ाइयाँ हम पहले बता चुके हैं। ये शेख रोहेल असगर का और याद सादिक का जो फड्डा है, हमारे ही अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट है कि प्रोग्राम दौलताना कभी के उनको जो है किस तरह नहीं दी जा रही थी और लड़ाई मारकुटाइयाँ जो चल रही हैं। अभी वो लाहौर ही, क्योंकि पंजाब में ही इलेक्शन इंपॉर्टेंट है और पंजाब का जो किला है जो है ना वो तख्त लाहौर सबसे ज़्यादा अहम है। तो तख्त लाहौर में ना लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक तो पहले ख़ानदान के अंदर हुआ ये है कि लाहौर इतना बड़ा शहर है, पहले एकदम ख़ानदान की सीटें होती थी, नवाज शरीफ होते थे, शहबाज शरीफ होते। अब ख़ानदान की 4 नेशनल की सीटें आ गई हैं। हम जब शहबाज शरीफ ने भी लड़ना है, नवाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम बीबी भी आ गई हैं, शहबाज शरीफ भी, 4 सीटें तो ये हो गई। तो जो बाकी अब जिनकी सीटें ले रहे हैं ना, उनमें अब मुसीबत पड़ी हुई है। तो जी याद सादिक जो है ना बन के रह गए हैं, तो उनकी सोच की उन्होंने कोशिश की कि उनको जो है शेख रोहेल असगर की मिल जाए। रोहेल असगर दुम पे खड़े हो गए, उन्होंने कहा जनाब सवाल ही नहीं पैदा, तो मैं चाहे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा तो मैं ये लड़ूंगा। अब ये लेटेस्ट खबर ये है कि लाहौर के अंदर शादरा की सीट जो है ना
उसका एक वहाँ पे आपको याद होगा मरियम बीबी ने जलसे करने की कोशिश की थी, वो नाकाम हो गई वो गली सी में जी 3 दफा वो मुंतखब हो चुके हैं, मार्जिन के साथ जीतते हैं, बड़ी पक्की नून लीग की वो सीट मानी जाती थी। अब क्योंकि वो मरियम बीबी के लिए जलसा नहीं अच्छा कर सके तो वो ज़ेर ताब हैं और उनकी छुट्टी हो रही है। जलसा अच्छा करने में मतलब बंदे नहीं ला सके। हर एक की नज़र जो है उस सीट पे है, या सादिक साहब भी उस नज़र पे हैं कि जनाब वहाँ से नहीं चलें तो मुझे रावी के उस पार भेज दें, जो है ना, ये रावी के इस पार है, रावी के उस पार शादरे की सीट के ऊपर जो हो रहा है। दूसरा एक जो सबसे बड़ी खबर ये है कि नून लीग में और इस्तेकाम पार्टी में फाइनली एडजस्टमेंट की बातचीत आगे चली। रुक जाए, इसमें प्यासा कौन है और कुआं कौन है ये आप बताइए। इसमें प्यासी तो जाहिर है इस्तेकाम पार्टी है बेचारी। अच्छा। तो जो है तो कुएं के मालिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने अब ये पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर सिस्टम मदामत की, जी नहीं हमने नहीं देनी। पहले वो मुनहरफ लोगों के लिए फैसलाबाद में निकाली गई जो है, जो उधर से लोटे टूट के आए थे। फिर इस तरह अब जो है ना लाहौर की सीट के अंदर जो है ना एक MNA और 2 MPA की सीटों पे बात चल रही है। MNA जिनके लिए गुंजाइश निकालने की कोशिश की जा रही है उनका नाम है अलीम खान। अब अलीम खान की क्योंकि बगैर ये भी अभी नहीं पता कि ये मफरूज़ा है कि ये टिकट मिलने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो बस जीत जाएंगे, मगर वो बहरहाल उनको ये नज़र आ रहा है कि जो उनकी पहले सीट जो लाहौर के अंदर से वो पहले लड़ रहे थे तो वो वहाँ से उनका चांस नहीं बन रहा, तो उनको या तो फिर मरियम जिस सीट से कड़ी हुई है वहाँ कुछ गुंजाइश निकाली जाएगी, उनको इधर उधर किया जाएगा। क्या मतलब मरियम बीबी को बिठाया जाएगा उनकी जगह पे या उनको बिठाया जाएगा? वो 2-3 हैं, एक है क्योंकि हल्कों की हैयत बदल गई है तो एक है 119 है, एक 120 है, तो 117 है। अलीम खान के लिए 117 में देखी जा रही कि वहाँ गुंजाइश निकल आए। अच्छा। तो मरियम को का हल्का इधर उधर कर दिया जाए या फिर उनको शादरा फिट किया जाए। सो वो अलीम खान अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ वो पंजाबी में कहते हैं चुंगा, तो चुंगे में आ रहे हैं साथ में ओन चौधरी साहब। अच्छा। ओन चौधरी साहब की भी जो है ना लॉटरी निकल गई, उनके लिए भी इम्कान है, इस बात का कभी इम्कान है कि सूबे की सूबाई सीट के अंदर जो है कहीं ना कहीं ओन चौधरी साहब को भी एडजस्ट किया जाएगा। अगेन मैं उसमें जिक्र कर दूं कि मफरूज़ा ये है कि PTI इनके साथ वो करके PTI तो वहाँ से जीतेगी नहीं, तो जिससे इत्तेहाद करेंगे वो जीत जाएगा। तो ये साथ में अभी या सादिक का ये फैसला नहीं हो पा रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है कि अगर अलीम खान के लिए एडजस्टमेंट गुंजाइश निकल आई है, ओन चौधरी के लिए निकल आई है, तो जो पार्टी के सरबराह हैं जहांगीर तरीन साहब, ज़ाहिर है कन्विक्शन का केस है कि नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर्स होंगे तो उनके भी क्लियर हो जाएंगे, तो क्या उनके लिए मुल्तान में या लोधरा में 2 सीटें जहाँ से कर रही हैं उनके लिए गुंजाइश निकलती है कि नहीं निकलती है? सो बेसिकली ये है कि जिन लोगों ने एडजस्टमेंट करवानी है उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये नवाज शरीफ साहब को कुएं के मालिक से कहा है कि ये आपने मर्जी नहीं करनी। अच्छा। थोड़ी सी हमारी मर्जी भी चल रही है। सो वो मर्जी के मुताबिक पहले उन्होंने आप देखें राजा रियाज वगैरह के लिए नवाब वसीर जो है फैसलाबाद में उनके लिए गुंजाइश निकाली, अपने बंदे छोड़ के तो उनको सीटें दी। उस तरह फिर अब लाहौर में निकली है, तो अब ये देखना है नेक्स्ट ऑफ मुल्तान में लोधरा में निकलता है या नहीं करता। सो ये एक हो गया, ये तो एक। लेकिन मुझे आप ये बताया, आपने वो मलिक रियाज वाली सीट वो शादरा वाले हवाले से कहा कि वहां पे कुछ और एडजस्ट करने की कोशिश करे। जो आदमी 3 दफा वहां से इलेक्ट हुआ है आमिर साहब, क्या वो इनके कहने पे छोड़ देगा वो जगह? आपको लगता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे भी वो सामने आ सकता है और इनको टफ टाइम दे सकता है? जी, वहाँ पे जो है ना शादरे की मैंने जिस तरह कहा वो 3 दफा वो मुंतखब मलिक रियाज साहब हो चुके हुए हैं, तो वो अब यही क्वेश्चन है कि वो एक तो कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या घर जाके बैठ जाएंगे? चुप तो नहीं बैठ। फिर नीचे वहाँ पे पूरी लड़ाई चल रही है, वहाँ गालिबन एक जलाली साहब भी हैं, तो वो यूनियन लेवल पे लोग खत लिख रहे हैं नवाज शरीफ को कि जनाब ये हमारा भी परवाह कर लें, आपस में घर में बैठ के ड्राइंग रूम के अंदर आप लोग फैसले कर रहे हैं, तो हमारे से भी पूछ लें कि हमने क्या करना है। दूसरा कि PTI भी भाई वो अभी ठीक है, मार दिया पीट दिया, वो जो है नायाब अली को वो आपने जो है नायाब अली के पेपर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, बाकियों के एक्सेप्ट नहीं हो रहे। बाकियों में PTI में शुएब शाहीन साहब कंपैरिजन अजीब है ये। सो वो अब
सुर्खी निकाली हुई है, तो मैंने उससे कि कुछ कहने की कोशिश की जा रही है कि ये अच्छा है, ट्रांसजेंडर्स को तो हकूक मिल रहे हैं, मगर जो नॉर्मल जेंडर्स हैं, नॉर्मल क्या वो भी नॉर्मल ही है, तो उनके सलब करके उनको दिए जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें पीटीआई कह रही है बेसिकली कि हमें नायाब अली के बराबर के हकूक दिए जाए, जो है ना। अब ये सूरत है। अभी चलिए जरा ये हकूक की जो जंग है इसके अंदर बात करते हैं, कानूनी राय शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब शामिल है। बहुत शुक्रिया पंसोता साहब, थैंक यू सो मच। जी, मैं इसलिए भी पंसोता साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त सारी सियासत घूम फिर के अदालतों पे मुनहसर है। वहाँ पे आज 3-4 बड़े मुकदमे चल रहे हैं और 621F का केस एक चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, उसके ऊपर डायरेक्टली बेनिफिशरी वो हो सकते हैं अगर ऑलरेडी नहीं हो गए, कि उनकी जो तायात नाअहली थी उनकी भी और जहांगीर तरीन की भी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, ये भी अदालत के अंदर इस पर भी बात करेंगे। फिर और भी 2-3 केसेस हैं, पर मैं पहले एक जेनरिक सा एक क्वेश्चन करना चाहूँगा पंसोता साहब से। सर, इसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आज फिर दोबारा टीवी पे बराह रास्त नशर की गई, तो अभी पहले भी हम ये बात करते हैं कि अच्छी चीज़ है या बुरी भी चीज़ है। अच्छी चीज़ तो ये है कि जो भी आम आदमी को मौका मिलता है देखने का कि हमारी अदालतें कैसी होती हैं और किसकी में कितना दम है और उनकी क्या काबिलियत है, वो नज़र आता है। बुरी चीज़ जो उसके अंदर हो रही है कि आज बड़ी तल्ख गुफ्तगू हुई, बहुत ज़्यादा इतनी सख्त गुफ्तगू हुई कि जिससे कि अदालत की शान में कोई इजाफा नहीं होता। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा ही एक मुश्किल सवाल है जी आंसर करना, बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ आपको कि दोनों साइड्स पर प्रॉज और कॉन्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वी लिव इन अ डे एंड टाइम जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपकी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हर एक का बुनियादी हक है और आइन जो है उसकी गारंटी करता है। और उसी बुनियादी हकूक में से एक हकूक ये भी है कि आपके मुल्क के अंदर जो अदालतें हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, उनके अंदर क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एक आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलता है, उस तक जो दस्तरस है वो एक आम आदमी की होनी चाहिए। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू उसकी एक एक्सेस जो है वो जरूरी है। बट साथ साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जहां पर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कह लें कि सियासत सारी की सारी हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में या लेफ्ट राइट होती रही है। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है, बिकॉज पाकिस्तान के तमाम पोलिटिकल केसेस, पाकिस्तान की ख्वाह वो इलेक्शंस हो, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन हो, कोई भी बुनियादी मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर लैंड करता है। जब ऐसी सिचुएशन में किसी मुल्क की अदालतें कन्फ्रंटेड हों तो मैं समझता हूं कि उसकी लाइव टेलीकास्ट भी दिखाना शायद उतनी प्लॉजिबल बात ना हो। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर फिर तकरार होती है, उसके अंदर बहुत तल्ख हकीकतें सामने आती हैं, उसके अंदर आपकी जुडिशरी का जो एक रोल है वो भी सामने आता है, आपकी पॉलिटिकल क्लास का रोल भी सामने आता है, आपकी और कुव्वतों का रोल भी सामने आता है, जो कि एट टाइम्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन से बात आगे चली जाती है, जिनका जिक्र आपने किया कि तल्ख हकीकतें आ जाती हैं, कि जजेस के रवैये आ जाते हैं। पाकिस्तान में एक आम आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पाकिस्तान में किसी को अगर एक वकील को सुना नहीं जा रहा तो एक आम आदमी की क्या सुनाई होगी या क्या उसकी बात होगी। तो ये काफी सारे मसाइल दरपेश हैं, लेकिन चूंकि मेरा व्यू ये है कि मैं बिलीव करता हूँ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन में और एक फ्री मीडिया में बिलीव करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हर चीज सामने आनी चाहिए कि उससे बेहतरी आती है, तो मेरा तो वोट इस तरफ है। लेकिन ये एक 50-50 केस है जिस पर दोनों साइड पर दलाइल दिए जा सकते हैं। दूसरा एक तासुर है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तो है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ के इंतखाबात तारीख पे हों 8 फरवरी को हों, मगर किन हालात में होंगे और उसके अंदर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड देना एक सबसे अहम है। आज 4-5 अहम वहाँ पे मुकदमात जो थे निपटाए क्या प्रोसीडिंग्स हुई, मगर एक वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, वहाँ पे जो पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है, दिन रात मीडिया के अंदर भी नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से तायीद करने वालों को और कैंडिडेट्स को मारा पीटा जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके 90% लोगों के उनके बकौल पेपर जो हैं कागजात नामजदगी उनके रिजेक्ट हो गए हैं। मगर ये तशवीश क्योंकि कल टेकअप किया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, मगर ये आज किसी ऑब्जर्वेशन में ये तशवीश नहीं नजर आई कि ये रजिस्टर की गई हो सुप्रीम कोर्ट में। आपने जी वंस अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है वो उठाया। मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हमें 20-30 सालों के बाद जाकर इस चीज का पता लगता है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनका
जुडिशियल मर्डर हुआ था या उनका केस गलत डिसाइड हुआ था। और इसी तरह बेशतर बहुत सारे केसेस हैं जिनका हमें 30-30 साल बाद पता लगता है, लेकिन जिस टाइम पर वो केसेस चल रहे होते हैं या जिस टाइम पर उनके मामला अदालतों में इल्तवा का शिकार होते हैं, उस टाइम पर जजेस भी उसको समझने से कासिर होते हैं, अवाम भी समझने से कासिर होती है, एंड एवरीबडी इज अनएबल टू आइडेंटिफाई द एलिफेंट इन द रूम, जिसकी आपने भी बात की है। मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त मुकदमात ज़ेर इल्तवा है, मैं चीफ जस्टिस साहब का बहुत इस चीज़ पर मशकूर हूँ कि बहुत अच्छी बातें वो की जा रही हैं, जिसमें भुट्टो साहब का केस है, बाकी है, बट हमने जो इस वक्त एग्जिस्टिंग इशूज हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, जिसमें से सबसे बुनियादी इशू है आपका इलेक्शन। क्योंकि मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये साइट करता हूँ कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, अपने नुमाइंदगान के थ्रू अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं और हाकिमियत अल्लाह ताला की ज़ात की है, हमारे आइन का दिबाचा है, पहली बात उसमें ये लिखी है। अगर हम उसको ही इन्फोर्स नहीं करा सकते, और आर्टिकल 218 जो कि आइन का ये कहता है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जरूरी हैं, इलेक्शन होना जरूरी नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है, अगर हम वो चीज इंश्योर नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इट विल सर्व नो पर्पस। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जुडिशरी को बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मकसद ये नहीं है कि 8 फरवरी को एक वो नशिस्तों बर्खास्तों वाली बात हो और मामला आगे चल पड़े जी कि हमने एक इलेक्शन करा दिया है। इट हैज टू बी अ ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें हैं। आपने रिटर्निंग ऑफिसर्स की कॉन्डक्ट का जिक्र किया, आज की डेट में 47 पिटिशन तो मैं फाइल किए हैं, मैंने आज सुबह से लेकर अभी तक शाम तक 47 जी 47, और उसमें मैं आपको 3-4 बुनियादी रीजन बता सकता हूँ। एक ऑर्डर में तो आमिर साहब ये लिखा हुआ है कि चूंकि ये शख्स जो है इसका कॉन्डक्ट इस किस्म का है कि ही विल बी अ थ्रेट टू द सोसाइटी एट लार्ज, एंड लिहाजा हम उनके कागज डिसमिस करते हैं। फिर ये कहा गया कि जी आज कागज रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको स्क्रूटनाइज कर रहा है और घंटा पहले उनको अचानक 10 लाख रुपए का बिल दे देते हैं कि ये आपने पे नहीं किया हुआ, बैंकिंग टाइम भी बंद है। यानी एक कंसर्टेड एफर्ट नजर आ रहा है ऑन पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू द रिटर्निंग ऑफिसर के पॉलिटिकल प्रोसेस से लोगों को बाहर करना है। ज्यादातर तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, लेकिन बाकी जमातों के साथ भी ये हो रहा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहूंगा कि सिर्फ तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। पीएमएलएन की कुछ लोगों को भी बड़ा टेक्निकली नॉकआउट किया जा रहा है रिजर्व सीट पर इधर उधर। मकसद ये है कि जिन लोगों ने जाके लोगों से वोट लेना है, जिनको लोग पसंद करते हैं, या वो अगर वोट दें या ना दें, उनको आप टेक्निकली, पहले अगर आपको याद होगा तो बड़ी मुश्किल से हमारी जुडिशरी ने जान छुड़ाई थी इस चीज से कि ये दुआएं सुनते थे, दुआएं कनूत का कहा जाता था, उन चीजों के ऊपर शुक्र एक जजमेंट आई कि आप किसी की 62(1)(f) पर या 63 के तहत डिटर्मिनेशन इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम पर जो डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है, मतलब आई कैन साइट सो मेनी एग्जांपल्स। अब आज एक नॉमिनेशन पेपर है जिसमें मैंने फाइल किया, उसमें लिखा हुआ है एक खातून के बारे में कि आपने अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया हुआ। हाउ ऑन द अर्थ इज इट पॉसिबल कि खातून के 3 बच्चे हैं, वो अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा रही है, लेकिन ये जी आपने स्पेसिफिकली उनके नाम नहीं लिखे हुए, तो लिहाजा आप डिस्क्वालिफाइड हैं। कानून और आइन का मकसद ये नहीं है इलेक्शन लॉज में, अब तो बल्कि काजी फायजीसा साहब की ख्वाजा आसिफ केस में जजमेंट है कि जो कंसीलमेंट है या जो आपकी कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स है, वो भी अगर इंटेंशनल है, आपको नजर आ रहा है, तो आप उसको पीनलाइज करेंगे। ये तो नहीं है कि अगर एक बंदा अपने घर में एक सोफा बताना भूल गया है या उसके पास लेट से कोई इंपोर्टेड गन पड़ी हुई और डिस्क्लोज करना भूल गया, तो आप उसको इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर निकाल दें। इस किस्म की चीजें जब आप करेंगे तो लोगों का फिर एतबार इस सिस्टम से, डेमोक्रेसी से उठेगा, और फिर ऑफ कोर्स किसी इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। और हर दफा ये सिलेबस सेम है, हर दफा सिर्फ पार्टी बदलती रहती। ग्राउंड जो आप जिक्र कर रहे हैं वो इतनी मज़का खेज हैं, किसी का बिल नहीं है, किसी का शेख रशीद साहब अब वो 6-7 दफ़ा इलेक्ट हो चुके हैं, अगर उनको नॉमिनेशन पेपर नामजदगी फाइल नहीं करने आते हैं तो फिर किसको आते हैं? वो रेस्ट हाउस में जी वो आप ठहरे थे तो फलानी जगह आपने उसका किराया नहीं दिया, तो कई दफ़ा वो ग्राउंड काफ़ी सारी मज़का खेज है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह आपने 47 जो है रिजेक्शंस की अपील की है, तो ओवरवेलमिंगली नजर आ रहा है कि एक पार्टी है उसके 80-90% जब रिजेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली एक यू कैन टेल कि देयर इज अ लार्जर मास्टर प्लान एट वर्क। तो बजाय इसके कि आप इंफरादी तौर पे एक एक अपील के अंदर जाए और ट्रिब्यूनल्स के आगे जाया तो ये लार्जर इसको सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती कल, क्योंकि बाय द वे वो टेकअप भी कर रहे हैं इस चीज को। तो क्या उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करेगी? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये हुई है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन वाला इशू लेके जाया गया तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ मिस स्टेटमेंट्स की गई, जिनमें सबसे बड़ी मिस स्टेटमेंट ये थी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं
उनको लगाना जो है हमें इलेक्शन लॉज अलाउ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन इलेक्शन लॉज ये भी साथ साथ कहते हैं कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को लगाया गया, उन तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स का अगर कॉन्टेक्ट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स देख लें आप लोगों के साथ, तो आप ये चीज देख के परेशान हो जाएंगे कि किस तरह उन लोगों ने उसको ट्रीट किया। उसके बावजूद उनको रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाया गया। अब उन रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उनका जो कॉन्डक्ट सामने आया है उसको सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ऑन अ लार्जर प्लेन क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई तो उनको करना पड़ेगा कि ये किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो फिर हमारे पास एज लॉयर्स या जो भी किसी पॉलिटिकल आदमी को रिप्रेजेंट करे, मैं तो आपको एग्जांपल पीएमएलएन की दे रहा हूँ। मैं पीएमएलएन की एक रिजर्व सीट पे खातून का केस कर रहा हूँ, उनको टिकट मिल चुकी है, हर चीज होगी। उन्होंने कहा जी आपने नॉमिनेशन पेपर ही फाइल किया हुआ, उसका नॉमिनेशन पेपर भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बस जी वो जैसे कहते हैं मैं ना मानू वाली रट है। सवाल ये है कि इस तरह की बेसिक बातों पे तो जैसे बचपन में क्रिकेट होती थी, जब आप मैच हारने लगते थे तो आप विकेटें उखाड़ के ले जाते हैं, ये तो उस टाइप की चीजें हैं। तो अगर आप एक ओवरऑल, मुझे तो एक कंसर्टेड एफर्ट नजर आता है टू वाइप आउट पॉलिटिकल क्लास ऑफ दिस कंट्री, नॉट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, बट एक ओवरऑल सियासत नहीं होगी, पॉलिटिक्स नहीं होगी, आइन के तहत डेमोक्रेसी नहीं आएगी, आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। ये और सारे मेजर्स जो हैं ये सारे मेकशिफ्ट मेजर्स हैं। नहीं, ये मैं लीगल तरीका पूछने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के मुतालिक मतलब मुझे कोई डर नहीं है कहते हुए कि अदालत बहुत ज़्यादा लीनियंट हो रही है, कि जिस तरह आपने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी पे करवाने का कई दहाइयों के बाद जो है हम जुडिशरी की ब्यूरोक्रेसी से करवा रहे हैं। और ये जो फैसला हुआ था ये अदालत के कंधे पे बंदूक ये चलाई गई थी रखकर, क्योंकि जब ये ब्यूरोक्रेसी वाली डेट पहले जो फाइल की गई थी और झूठ बोला गया, मगर उनकी झूठ बोलने पे इलेक्शन कमीशन की सरजनिश नहीं हुई, बल्कि उनकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ भी हुई। आज भी जो है एक आरओ का चलें अपनी विजडम में उन्होंने मुअत्तली का फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का था सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट साइड कर दिया, मगर पूरे मुल्क में जो आरओ कर रहे हैं, जो उनकी नाक के नीचे हो रहा है, उस पे अब क्या कैसे किया जाएगा? ये एक एक को बुला के आप 47 की कितनी दफा पेश होंगे? देखिए जी, उसमें बड़ा सिंपल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा टाइट कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उनको पाबंद कर दे इस बात पर उन्होंने इलेक्शन सही तरीके से करवाने, तो आपकी बात दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट को इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख के एक गाइडलाइन देनी पड़ेगी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स आर सपोज टू एक्ट विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इलेक्शन लॉज एंड लॉ। अगर वो ये नहीं करेंगे तो इसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फिर इलेक्शन एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। उस इलेक्शन की क्या क्रेडेंस रह जाएगी? जिस तरह पाकिस्तान के साबका इलेक्शन हुए हैं बेशतर, एक्सेप्ट फ्यू 1970 और उसके अलावा बाकी तो इलेक्शन की फिर वैल्यू नहीं कोई रह जाती। ये तो बहुत अर्ली स्टेज पे इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो रहा है और उसका फायदा कोई नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि हर इदारे को फायदा तभी है अगर इन रिटर्निंग ऑफिसर्स का रोल जो है इनको रिटर्न किया जाए अपने उस रोल पर जो कि होना चाहिए अंडर द इलेक्शन एक्ट। जी, दूसरा एक वहाँ पे जो केस टेकअप किया गया है वो ज़ाहिर 621 का है कि तायात जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली का केस है, वो ज़ाहिर है उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी बड़े जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। सो वो उसके ये टाइमिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस हो रहे हैं कि जनाब एक तरफ जो कि ये सबसे बड़ा इस वक्त मसला है कि वो लंबी डेटें मिलती हैं, उसके दौरान छुट्टियां आ गई हैं, वो उस तरह का अर्जेंसी से नहीं टेकअप किया जा रहा कि ये केस। एक तो उसके मुतालिक मैं आपकी ओपिनियन भी चाहूँगा कि आपकी क्या टेक है उसके ऊपर तायात नाअहली पे। दूसरा कि जिस तरीके से उसको टेकअप किया जा रहा है। जी जी मैं आपसे बैरिस्टर साहब पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा जी, पहली बात यह है कि जो तायात नाअहली है उसके ऊपर मेरा व्यू ये है कि मैं ज़ाती तौर पर उसके हक में नहीं, मैं किसी भी पॉलिटिकल आदमी के ऊपर कंप्लीट बैन के हक में नहीं हूँ। ठीक है, पार्शल 3 साल 5 साल मैक्सिमम होना चाहिए, हो भी जाए जो कि सजा के थ्रू हो, 63 जिस तरह कहता है, बट परमानेंट बैन के मैं हक में नहीं हूँ। लेकिन जो जिस तरह आप तरीकेकार की बात कर रहे हैं, जो टाइमिंग है वो ऑफकोर्स मैं चूंकि जुडिशरी का केस टेकन अप है मैं उस पर उस तरह कॉमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त ये बन चुकी है कि एक पार्लियामेंट की अमेंडमेंट है इलेक्शन एक्ट की, जिसके मुकाबले में एक जजमेंट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की। अब दोनों का आपस में मुआवजा होगा। जब अगर तो लेट से कागज अलाउ हो गए तो ये बात ट्रेवल करती करती सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसकी कोशिश की कि हम इसको रिजॉल्व कर दें, अच्छी बात है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आइन की तशरीह कर रही हो उसको एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू टर्न डाउन किया जा सकता है। मेरा उस पर जवाब यह है कि नहीं किया जा सकता,
इन एज मच एज आई वांट कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, बट वो जजमेंट को आप टर्न डाउन नहीं कर सकते। इस तरह तो कल को कोई भी बंदा एक सिंपल मेजोरिटी से एक्ट पास करेगा और कहेगा जी हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते, तो ये एक क्लासिकल कॉन्फ्लिक्ट आएगी। बट लेट्स सी हाउ द कोर्ट और द बेंच रिजॉल्व इट, इट इज येट टू बी सीन। दूसरा जो एक बहुत ज़्यादा अहम केस वो गुमशुदा अफराद का था कि उस पर, क्योंकि ये बड़ा ही हसास मामला है और कई अभी तो 2.5 से भी ज़्यादा ये सिलसिला चल रहा है और इस पे बड़े कमीशन, बड़े कई फैसले इस पे आ चुके हुए हैं। तो मेरा उसके ऊपर ये है कि ये फैसला अदालत के फैसलों या कवानीन का नहीं है जितना कि अमल दरामद का है या कानून की नाफरमानी का है। तो उस पे आज बड़े तल्ख से ऑब्जर्वेशंस आई जिससे बड़े लोगों की बड़ी हसासियत जो है मजरू हुई है। आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, क्योंकि उसमें तासुर ये दिया गया या अदालत को ये तासुर मिला कि जैसे किसी एक पॉलिटिकल जमात के जो अफराद है उनकी बात की जा रही है और उन्होंने कहा कि ये एक ओवरऑल होलिस्टिकली इशू को डिस्कस होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस किसी का भी इशू सामने आ गया है, अगर आपके सामने अदालत के आगे एक इशू आ गया तो उस इशू को सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज जिन लोगों के बारे में कहा गया कि वो कौन है और उनको कहाँ हुआ, कब गायब हुए, उन लोगों के आई थिंक दिल मजरू हुए इस बात से। उसमें काफी सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा कि मजीद हम उसकी दिल मजरू करें, लेकिन किसी का भी केस सामने आ गया, अगर आपके सामने लेट से 100 लोगों का आ गया, आप 400 लोग और ऐड कर लें उसमें, आप उसको होलिस्टिकली खुद डील कर लें, आपके पास पावर है अंडर 1843 टू डील विद इट। अगर एक पार्टी का है और कोई मिसिंग उसके हो गए हैं तो बाकी लोगों को भी शामिल तफ्तीश कर लेना चाहिए कि उनको भी हिस्सा बना लिया जाए। रियासत का फर्ज है जी कि एक शख्स भी खुदा ना खास्ता गायब होता है तो उसको रिकवर करवा के वापस लाना। तो यहाँ पर तो कितने सारे लोगों का जिक्र था। हाँ, ठीक कह रहे हैं वो चीफ साहब कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज के क्रॉस द बॉर्डर जिन लोगों की उन्होंने मिसाल दी कि वो पहले गायब हुए, तो वो लोग तो सब रिकवर हुए और उनको पॉलिटिकल गवर्नमेंट में रिकवर किया गया। तो इस इशू को भी आई थिंक होलिस्टिकली सीरियसली लेना चाहिए, बजाय इसके कतई नजर इस चीज के कि किस पॉलिटिकल पार्टी का बंदा उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। ये पाकिस्तानी है, तमाम लोग हैं, पाकिस्तान के लोग जी। उसका एक तो जाहिर है पहलू जो है वो एक सबको ब्रैकेट नहीं किया जा सकता इकट्ठे कि जाहिर है बलूचिस्तान के जो अगवा आने वाले लोगों की एक अपना तनाजुर है, केपी के अंदर अपना तनाजुर है और कई फैसले इस पे आ चुके हुए हैं, कमीशंस बन चुके हुए हैं। मगर आज की भी हकीकत है कि ये इलेक्शन से रिलेटेड फौरी तौर पे जिस तरीके से लोग गायब किए जा रहे हैं, वो अदालत ने खुद कहा है टाइम पे और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, वो उसकी राह में रोड़े अटकाने की कॉज बन रही है। सो उसकी फौरी एक वैल्यू भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है जी कि वो उस केस की एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है और उसके साथ साथ इस वक्त एक आई वुड से कि प्रैक्टिकल साइड जो है उसके अंदर इफेक्ट कर रही है पाकिस्तान के पीएन पर इलेक्शन को। तो इस केस को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है और इस केस को एक ओवरऑल इनकम्पस करके इसका कैनवस को एनलार्ज करके सारे लोगों को इसके अंदर शामिल करने की जरूरत है, ताकि एक ऐसा फैसला है जिसमें लोगों को यकीन हो कि रियासत जो है वो उनकी कवानीन की, उनकी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। जी, एक और मैं जरा नाज़रीन के लिए एक और मैं देख रहा था कि हमारा तासुर यहाँ पे ये है कि एक पार्टी को क्लियरली जो है बहुत ज़्यादा दीवार के साथ लगाया जा रहा है और साबिक वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये बयान देख रहा था। उन्होंने बयान दिया कि जी पीटीआई को इंतखाबी निशान से लेकर हर मामले में रिलीफ मिल रहा है। तो ये बल्ले से लेके तो ये आपका भी यही तासुर है? नहीं जी, मेरा तो खैर इस पर एक डिफरेंट व्यू और मेरा वही व्यू है जो पाकिस्तान की बेशतर अवाम सोचती है, जो हल्के जुबान को निकाला है खुदा समझो। बट वंस अगेन वो तो आपके अपने देखने का जाविया है। उनका मेरा ख्याल PMLN का व्यू ये है कि जब तक बल्ला तरीके इंसाफ के लोग हर तरह बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते तो तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती। वो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, वो तो सिर्फ प्लेइंग फील्ड होगी ना जी, लेवल तो उसमें रह ही नहीं जाएगा। तो वो आई बिलीव उसको एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं, बट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट। आई फील कि इट शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन। तमाम जमातों को इजाजत होनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें ताकि द बेस्ट पर्सन शुड विन, जिसको अवाम पाकिस्तान की इलेक्ट करे। जी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर काफ़ी बहस होती रही है कि वो जज साहब ने वो क्योंकि उसको मुअत्तल कर दिया, तो ये है कि जनाब उसके ऊपर ये भी शायद कल सुप्रीम कोर्ट में टेकअप किया जाएगा। तो क्या उसके मेरिट पे भी जाया जाएगा या सिर्फ उसकी टेक्निकलिटी पे देखिए? जाना तो नहीं चाहिए जी, असूली तौर पर जाना तो नहीं चाहिए, बिकॉज वो एक सब जुडिस केस है हाई कोर्ट में और इस बेंच में कुछ जजेस बैठे हैं जिनका व्यू है कि जो सब जुडिस मैटर है उसके ऊपर आप नहीं बात कर सकते, तो उसको नीचे से डिसाइड होने देना चाहिए। और वैसे भी उसमें सब्सटैंशियली किसी का निशान खत्म करके क्या फायदा हो सकता है?
और जिस आर्गुमेंट पर आप निशान खत्म कर रहे हैं उस पर तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के निशान खत्म कर दें फिर आप, अगर आपने उनकी इंटरनल इलेक्शंस की बात करनी है या जिस तरीके से किया जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये केस को कल इस तरह डिस्कस करना चाहिए, बट लेट्स सी अगर उसको इम्पेडिमेंट समझा जाएगा इलेक्शंस में तो शायद फिर उसको इस तरह डिस्कस भी किया जाए। लास्टली कि ये कल जो है इलेक्शन कमीशन को और चीफ सेक्रेटरीज को और आईजी हजरात को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बुलाया जाएगा, तो आपके ख्याल में क्या ये डायरेक्टली आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज को ये डांटा जा सकता है या ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू होगा? डांट तो पड़ जाएगी जी, लेकिन अब देखते हैं कितनी इफेक्टिव होती है। डांट तो आपको पता सुप्रीम कोर्ट से पढ़ना इतनी बड़ी बात नहीं होगी, वो तो शायद पढ़ भी जाए कि अपना काम सही तरह करें, बट उसको कितना इफेक्टिवली करते हैं दैट इज येट टू बी सीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनसूदा साहब। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद मनसूदा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सियासी गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ इलेक्शन का चूंकि मौसम है, हर सियासी जमात इस दौड़ के अंदर शामिल है, उसके बावजूद इलेक्शन का होना इस कदर मशकूक क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब गुफ्तगू के तसलसल को बरकरार तो रखेंगे, मगर अभी जो एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है वो साबिक वफाकी वजीर सरताज अजीज साहब के हवाले से है कि वो इंतकाल कर गए हैं। जी, सरताज अजीज साहब जो हैं वो वजीर खारजा भी रहे, वजीर ख़जाना भी रहे, और उनकी सियासत का जो करियर है वो 3-4 दाइयों पे मुहित है और बहुत ज़्यादा उनके शाइस्ता ज़ुबान वाले थे, और उनके यहाँ तक के मुझे वैसे उनका कभी कोई नाक़द मिला ही नहीं है। उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करते थे, मगर उनके अंदर एक हमेशा से एक बड़ा बर्दाश्त रहा, मुझे बड़ा मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा हुआ है ज़िंदगी में। और मगर इतनी शाइस्तगी से बात करते थे कि आप अगर उनसे सख्त सवाल भी करना चाहते हैं ना तो आप कई दफ़ा नहीं करते थे, क्योंकि वो एक तो वो जो पॉलिटिशियंस के मतलब कहा जाता है उन्हें थिक स्किन्ड होना चाहिए कि बर्दाश्त करनी चाहिए, बर्दाश्त बहुत थी, टॉलरेंस बड़ी थी। और एक नून लीग के अंदर जहाँ पे काफ़ी एक शिद्दत पसंदी के भी जरासीम मौजूद हैं, तो वो एक बड़ी मॉडरेट आवाज़ थे, मॉडरेट थे, और बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पाकिस्तान की सियासत के लिए और ओवरऑल भी पाकिस्तान की माशरे के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आमिर साहब, इससे पहले आपने ब्रेक से पहले जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की थी, मगर एक तो मैंने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से 1-2 सवाल और आपसे पूछने, मगर ये मुझे बताइए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो फिरदौस आपा है वो कहाँ जाएंगी? उनका कोई जिक्र ही नहीं है। गुड क्वेश्चन कि आप देखिए, अगर आपका बड़ा ये हक बजाना है आप ये सवाल करने में, और आपा से पूछना चाहूँगा मैं कि रलीम खान के लिए चले निकल आती, रलीम खान बड़े, ओन चौधरी के लिए अगर निकल सकती है तो आपा का उससे वजन बहुत ज्यादा है। सियासी वजन की बात कर रहा हूँ, सियासी वजन की बात कर रहा हूँ कि ओन चौधरी के मुकाबले में बहरहाल वो इलेक्ट होती रही हैं सियालकोट से, वहाँ से बाकायदा और बड़े मुश्किल हालात में इलेक्ट होती रही हैं, तो उनके लिए भी ये सीट एडजस्टमेंट की कोई उनकी दूर दूर तक खबर नहीं आ रही। पहले तो उन्होंने इस हद तक गई थी कि जी वो 40-50 जो है नेशनल असम्बली की और 60-70 जो है सूबाई असम्बली की, सो वो घूम फिर के अभी तक जो इतला आई है वो 2 सीटों की आई है कि 2 सूबाई और 1 नेशनल। सो एक अलीम खान के लिए और एक ओन चौधरी के लिए सूबाई हल्के के अंदर, वो सूबाई में उनका है हल्का PP 163 जो है, वहां से उन्होंने जमा करवाए हुए हैं, तो उसके लिए गुंजाइश है। अलीम खान का भी ये नहीं क्लियर कि हल्का जो 117 होगा, 119 होगा, 120 होगा, शादरे के रावी के उस पार होगा या रावी के इस पार में। अच्छा। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। बाकी अगर जहांगीर तरीन को नहीं मिलती, इनको मिलती है, क्योंकि आप देखें इन सारों के मतलब जो है नून लीग ने क्या कुछ नहीं कहा हुआ, पर सबसे ज्यादा तो जो कहा हुआ है तनकीद का निशाना वो तो जहांगीर तरीन रहे हुए हैं, तो जो ही कोई उनके साथ एडजस्टमेंट होगी तो वो नहीं। फिरदौस आपा भी बड़े सख्त गुफ्तगू करती रही हैं जब तक वो PTI का हिस्सा थी। आमिर साहब, फिरदौस जो बीबी हैं वो सभी के खिलाफ और सबके फेवर में ही करती रही हैं माशाल्लाह। अब तो वो सारी पार्टियों में देखे ना, ये तो नून लीग की रह गई थी, वो पीपल्स पार्टी में भी रही हैं, वो मुशर्रफ के साथ भी रही हैं, वो जो है PTI के अंदर भी रही हैं, तो ये तो चौथी है। तो अब ये उनसे भी एडजस्टमेंट हो जाती है तो उनकी पूरी सेंचुरी हो जाती है कि पाँचों की पाँचों जो बड़ी पार्टी हैं उनकी वो बन जाती हैं। मगर देखना है ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल उनकी तरफ से अगर वो सियासी बैन डालें तो वो डाल सकती है, डालना चाहिए। तो दूसरा
दूसरा, अगर जहांगीर तरीन को मिलता है तो एक बड़ा सवाल आता है कि आप और मैं वो पुराने तमाम इस तरह के टोटे निकाल के लाएंगे कि जनाब ये देखें क्या कुछ माजी में इनके मतलब कहते रहे। अगर नहीं उनको एडजस्टमेंट उनके साथ की जाती तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों नहीं, अगर रहीम खान के लिए हो सकती है तो उनसे किसको क्या एतराज़ है। जब आप देखें ना, मुनर्रफ अफराद जो हैं उनके लिए जो है नवाब वसीर के लिए फैसलाबाद में निकली, हमारे राजा रियाज को पिछान लिया, हाँ। उन्होंने उनको पिछान लिया, हाँ। और जो है बाकियों को खवातीन की सीट में उज़्मा कारदार को दे दी, तमाम लोटों को एडजस्ट किया जा रहा है। तो फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। एक और भी सवाल इसी से जुड़ा है, आपने कहा कि फिरदौस साहिबा के लिए भी कुछ गुंजाइश होनी चाहिए, और चौधरी साहब से तो सियासी वजन उनका बहुत ज्यादा है। मेरा सवाल ये है कि ये गुंजाइश शख्सियात के लिए निकल रही है या पार्टी के लिए निकल रही है, ये भी तो देखना होगा ना। नहीं, पार्टी क्या, वो जो एक तासुर यही है कि जनाब इस वक्त एक हलवा पक रहा है तो जो उसमें जिसको हाथ मिल जाए तो वो अगर हलवा पकाने वालों ने फैसले करने हैं तो फिर और भी खाने वाले हैं, तो उनके लिए गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। ये अगर तो नवाज शरीफ साहब अपनी बड़ी ज़बरदस्ती करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, मगर यहाँ पे ये फैसला, ये टोटली उस तरह के इलेक्शन तो नहीं हो रहे। या तो ना आप टोटली नून लीग अपने ताकत के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रही हो, हाँ। जब आप नहीं लड़ रहे, आप मरहूने मिन्नत हैं किसी के कि जनाब किसने जिताना है, किस तरह जिताना है, तो फिर उनके लिए गुंजाइश भी निकालनी पड़ती है। हलवे की परात के आसपास सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी शामिल नहीं है आमिर साहब, और भी दूसरी जमातें हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करना है? अब स्ट्रेटेजी पता नहीं अब ये कैसे की जाएगी। अब तो ये वाला तरीकाकार निकला है ना कि अगर ये ट्रिब्यूनल से ही नहीं निकलते, अगर आरओ आपने रिग कर सकते हैं, आप अभी तक का तमाम इलेक्शन कमीशन को रिग कर सकते हैं, तो ये ट्रिब्यूनल्स भी फिर रिग हो जाएंगे। फिर ये तो अभी क्या कहें, जो है कल इसकी लास्ट डे है कि जहां पे आप अपील नहीं दे सकते। ट्रिब्यूनल्स जो हैं इनके ऊपर आप देखिए ना, एक वकील साहब बता रहे हैं कि 47 एप्लीकेशनें तो मैंने देखी हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पिछली दफा जैसे कैसे भी इलेक्शन थे मगर सबसे ज्यादा वोट पीटीआई ने लिए थे, उनके 90% लोगों के रिजेक्ट हो गए हैं। तो स्केल देखिए ना, कितनी एप्लीकेशन होंगी जो कि जाएंगी, और उसके अंदर चीदा चीदा लोग हैं, उनकी तमाम ही लीडरशिप है, वो यहाँ तक आ गए हैं। गौर के हमारी अंडर 19 भी लड़ेगी, तो नहीं होगा। ये अच्छी बात है आमिर साहब, अच्छी बात नहीं, एक समझदारी की बात है। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी जो पीटीआई ने की थी, और वो आप जैसे हमारे जैसे तमाम ही लोग कह रहे थे कि ये रिजाइन ना करें, नहीं करना चाहिए इनको, जो है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी पंजाब की करनी भी थी रिजाइन, तो केपी की रखनी चाहिए थी। बड़े समझदार लोगों ने इनको मशवरा भी दिया कि आप एक अपने पास आइलैंड रखें, एक सेफ बेस जो नेपोलियन जिसे कहता था, ताकि वहां पे अपनी जो है ना हेडक्वार्टर लैंड कर सके, जहाँ टक्का क्रॉस करके ब्रिज जो है ना, हाँ। आपको पनाह मिल सके, एक पनाहगाह चाहिए थी, तो वो, और फिर नेशनल असेंबली से रिजाइन करने इस्तीफे देके तो पूरी ग्राउंड खाली कर दी ना उसकी वजह से। अगर ना करते, ये बीच में बैठे होते, तो जिस तरीके से कानून पास किए गए, तो इस तरह कानून नहीं थे पास किए जाने, तो उसके बाद से इनके साथ हुआ। सो ये अकल आ गई है, क्योंकि इलेक्शन जैसे कैसे तैसे भी हो जाएं, इलेक्शन का हो जाना ही इनके लिए बेहतर है। बहरहाल ये इदारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मर्जी रूले लंगड़े हो जाएं, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट होती है, पार्लियामेंट की वजह से मीडिया भी स्ट्रेंथ पकड़ता है, हम भी वहीं से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं, अदालतें भी वहां से स्ट्रेंथ ड्रॉ करती हैं। तो ओवरऑल जो सारा ढांचा होता है, सिविल मिलिट्री सब कुछ है, तो वो एक सेफ गार्ड होती है, वो एक वॉच डॉग है। सो इसलिए उसके पार्टिसिपेट होने से ही फिर एक तो यह है कि इनको और एक बेनिफिट मिलता है कि इनको जरा, फिर यह है कि कुछ ना कुछ तो लोग होंगे, कुछ ना कुछ तो वहां आवाज उठाई जा सकती है। फिर उसके बाद ये है कि फिर और क्वेश्चंस आ जाते हैं इलेक्शन जब होता है। लेट्स से कि उनका वर्स्ट केस सिनारियो ले लेते हैं, जिस तरह वो खुद गौर खान कहना शुरू हो गए हैं कि हमारी अंडर 19 लड़ती है, इमरान खान भी नहीं लड़ रहे, उनकी मेन टीयर भी नहीं, शाह महमूद को भी नहीं लड़ने दिया जा रहा, और भी कई लोग पहले ही जा चुके हुए हैं। तो उसके बाद भी मगर ये होगा कि जब बंदरबांट होगी, जिस तरह ये इस्तेकाम पार्टी के लिए, रहीम खान के लिए गुंजाइश निकली जा रही है, तो जो अगली गवर्नमेंट बनेगी, लेट से अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो वो किस बेसिस पे फार्मूला होगा, क्या पीपल्स पार्टी होगी नहीं होगी, अगर उसके अंदर इस्तेकाम पार्टी को शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।